CH-111 लव यू अंश अनामिका को गोद में उठाकर वॉशरूम में लाता है और वॉश बेसिन के ऊपर बिठा देता है और ब्रश स्टैंड से इलेक्ट्रिक ब्रश निकालकर अनामिका का मुंह खोलकर उसमें डाल देता है और खुद ही उसके टीथ साफ करने लगता है। अनामिका हैरानी से अंश को देख रही थी, वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो। कुछ मिनट बाद अंश अनामिका के मुंह से टूथ ब्रश बाहर निकालता है और पानी से उसके मुंह को साफ कर देता है। अनामिका मुस्कुरा देती है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए अनामिका लव यू अंश, लव यू टू स्वीट हार्ट बोलकर उसकी कमर को अपने हाथों से जकड़ लेता है और उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लेता है। अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए बोलता है, अंश स्वीट हार्ट तुम्हें जिम छोड़ देनी चाहिए। अनामिका हैरानी से, क्यों? अंश बेशर्मी से, इसीलिए क्योंकि तुम बहुत जल्दी थक जाती हो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे जिम करने का, और तुम मोटी भी नहीं हो स्वीट हार्ट, तुम तो हॉट एंड सेक्सी हो। अंश की बात सुनकर अनामिका उसकी चेस्ट पर मुक्कों की बरसात करते हुए अनामिका बेशर्म आदमी। अंश मुस्कुराते हुए, बेशर्मी करके दिखाऊं? अनामिका खुद को छुड़ाते हुए, बहुत हो गई बातें, अब मुझे साबर लेना है और तुम जाओ बाहर, वैसे भी तुम्हारे चक्कर में काफ़ी लेट हो गई हूं, अब मुझे लेट नहीं होना। अंश अनामिका को वापस अपनी गोद में उठाते हुए, ऐसे कैसे बाहर जाऊं, मुझे भी तो शॉवर लेना है अपनी स्वीट हार्ट के साथ बोलकर अनामिका को बाथटब के अंदर बिठा दिया और खुद भी अपने कपड़े उतारकर बाथटब के अंदर आ गया। कुछ घंटे नहाने के बाद अंश अनामिका वॉशरूम से बाथरोब पहनकर रूम में आए और कुछ मिनट बाद दोनों रेडी होकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर आए जहां सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। दोनों आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मिष्टी अनामिका को आया देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, मिष्टी वैसे तो मैं लेट होती हूँ, आज तुम दोनों हो गए। मिष्टी की बात सुनकर अनामिका घूरकर अंश को देखती है, बदले में अंश बेशर्मी से मुस्कुरा देता है जिससे अनामिका चिढ़ गई और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। विवांश अनामिका को चुप देखकर उससे पूछता है, विवांश गुड़िया तुम ठीक तो हो? अनामिका खाते हुए, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश अनामिका रूम में तैयार होने चले गए क्योंकि आज उन्हें लंदन के लिए निकलना था। 1 घंटे बाद दोनों सबसे मिलकर बॉडीगार्ड लेकर अपने प्राइवेट जेट से लंदन के लिए निकल गए। अनामिका तो आराम से जेट में बने रूम में बेड पर सो गई, वही अंश के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। वही अबीर रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। उसके पास विवांश भी बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। दोनों को देखकर लग रहा था कि उनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। दोनों ही अपनी उलझन में थे। विवांश अनामिका के बारे में सोच रहा था, वही अबीर किसी और ही उलझन में था, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप अपना काम कर रहे थे। विवांश काम करते हुए अबीर को देखता है और उससे पूछता है, विवांश क्या हुआ, परेशान दिख रहे? विवांश की बात सुनकर अबीर अपने लैपटॉप को बंद करके विवांश से बोलता है, अबीर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विवांश ना समझते हुए, क्या नहीं समझ आ रहा? अबीर परेशान होते हुए खुद में ही, मैं जितना चाहता हूं कि वो मेरे साथ खुश रहे लेकिन नहीं, कभी मुझे अपनी गलती पर अफसोस नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने मिष्टी के साथ बहुत गलत किया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? अबीर खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। वही विवांश को तो अबीर की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी जिससे वो चिढ़ गया। विवांश थोड़ा जोर बोलोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? विवांश के चिल्लाने से अबीर अपने होश में आया और बात को संभालते हुए बोला, अबीर कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। विवांश कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम करने लगता है। वही रागिनी आंग्रे के साथ अनाथ आश्रम गई थी बच्चों से मिलने और उनके लिए ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर गई थी। बच्चे उसे वहां देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि रागिनी के साथ उन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। बच्चों से मिलकर रागिनी भी काफ़ी खुश हो गई थी। वो बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन गई थी। वही रागिनी को खुश देखकर आंग्रे भी था क्योंकि रागिनी ने वाकई बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला था और अब जाकर उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आई थी। रागिनी बच्चों के साथ बाहर गार्डन में गेम खेल रही थी। उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वह बच्चों को पकड़ रही थी। वही आंग्रे साइड में खड़ा उसे देख रहा था। रागिनी बच्चों को पकड़ ही रही थी, तभी बहा पड़े पत्थर से उसकी ठोकर लग गई और वो गिरने ही वाली भी, तभी दो मजबूत बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया। रागिनी के बाल उसके चेहरे पर थे जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस शख्स ने रागिनी के बालों को ऊपर किया और उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। तभी वहां आंग्रे आया और रागिनी से बोला, आंग्रे तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रागिनी ने एक बार भी उस शख्स का चेहरा नहीं देखा। वही वो शख्स रागिनी को देखे जा रहा था। गोरा मासूम चेहरा, काली गहरी आंखें जिनमें काजल लगा हुआ था, गुलाबी होठ। उसने व्हाइट कलर लॉन्ग फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसका दुपट्टा उसकी कमर पर बंधा हुआ था और हवा में उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जिन्हें वो हटा रही थी। बच्चे रागिनी के पास आ गए और उसे अपने साथ ले जाने लगे। रागिनी ने जाते हुए एक नज़र उस शख्स को देखा तो इस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। CH-112 ब्रेकअप बच्चे रागिनी को लेकर अपने साथ जाने लगे। तभी कुछ बच्चे उस शख्स के पास आए और खुश होते हुए बोले,
हर्षित भैया आ गए, हर्षित भैया आ गए बोलकर सभी बच्चे उस शख्स से लिपट गए। हर्षित ने भी सभी बच्चों को अपने गले से लगा लिया। रागिनी ने हैरानी से हर्षित को देखा, बच्चों से मिलकर उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। तभी एक बच्चे ने नाराज होते हुए उससे पूछा, बच्चा भैया आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? आपको पता है हम लोगों ने आपको कितना मिस किया। उस बच्चे की बात सुनकर हर्षित मुस्कुरा दिया और बोला, हर्षित आई एम सॉरी बच्चा, वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था इसीलिए नहीं आ पाया, लेकिन अब तो आ गया हूँ और आप लोगों के लिए ढेर सारी चॉकलेट और गिफ्ट भी लाया हूँ। हर्षित की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। तभी एक छोटी सी बच्ची हर्षित से बोलती है, भैया आपको पता है हमारी एक नई दोस्त और बन गई, वो दीदी बोलकर रागिनी की तरफ इशारा करती है। हर्षित रागिनी को देखकर मुस्कुरा देता है जो बच्चों के साथ खड़ी आंग्रे से बात कर रही थी। आंग्रे आई एम सॉरी। रागिनी हल्का मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं आप जाओ। आंग्रे थैंक यू बोलकर वहां से निकल गया। रागिनी की नज़र हर्षित की नज़रों से टकराती है जो उसे ही देख रहा था। रागिनी ये देखकर बच्चों की तरफ देखने लगती है। उसको बच्चों की तरह हरकतें करता देखकर हर्षित मुस्कुरा देता है। तभी वो बच्चे रागिनी से बोलते हैं, दीदी आप यहाँ आओ और इनसे मिलो। बच्चों की बात सुनकर रागिनी हर्षित के पास आती है। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट, गोरा हैंडसम चेहरा, भूरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ और एक हाथ पर उसके नाम का टैटू बना हुआ था जो शर्ट की बाजू को फोल्ड करने से साफ दिख रहा था। बच्चा रागिनी से बोलता है, दीदी इनसे मिलो ये है। तभी हर्षित मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करता है। हर्षित हर्षित और आप मिस ब्यूटीफुल। रागिनी पहले हर्षित को और फिर उसके हाथ को देखती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर रागिनी सिंह। हर्षित मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कुछ याद करते हुए उससे पूछता है, हर्षित तो आप है रागिनी सिंह जिन्होंने यह नेक काम किया है, वैसे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। रागिनी बस हल्का मुस्कुरा देती है। तभी बच्चे उन दोनों से बोलते हैं, आप दोनों हमारे साथ खेलेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए हाँ बोल देते हैं। एक छोटी सी बच्ची हर्षित को बिठाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधने लगती है, लेकिन उससे बंध ही नहीं रही थी। वो मासूमियत से रागिनी से बोलती है, बच्ची दीदी आप बांध दो। रागिनी उसके हाथों से पट्टी लेकर हर्षित की आंखों में बांधने लगती है और पट्टी बांधकर सभी बच्चों के साथ भागने लगती है। हर्षित भी रागिनी और बच्चों को पकड़ने के लिए भागने लगता है। तभी वो रागिनी को पकड़ लेता है। उसके बाद रागिनी की आंखों पर पट्टी बांधी गई रागिनी भी सबको पकड़ने लगती है। वही रेस्टोरेंट में आंग्रे बैठा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ मिनट बाद एक लड़की जिसने ब्लू कलर कुर्ती की पहन रखी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप और बाल खुले हुए थे, वह दिखने में काफी खूबसूरत थी। वो लड़की आंग्रे के पास आकर बैठ गई और परेशान होकर आंग्रे से बोली, लड़की मेरे मॉम डैड हमारे रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। आंग्रे का हाथ पकड़कर आगे बोलती है, प्लीज तुम मेरी बात मान लो और छोड़ दो ये जॉब और डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लो। लड़की की बात सुनकर आंग्रे उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और गुस्से में चेयर से उठते हुए, आंग्रे नेहा मैंने पहले भी बोला है मैं वो जॉब नहीं छोड़ूंगा। नेहा भी गुस्से में उठते हुए, तो ठीक है अगर तुम जवाब नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम्हारी जॉब या फिर मैं। नेहा की बात सुनकर आंग्रे उसे देखता है और बोलता है, आंग्रे अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है आज से हमारा ब्रेकअप। बोलकर आंग्रे गुस्से में बाहर से जाने लगता है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। नेहा तुम उस 2 कौड़ी की जॉब के लिए मुझे छोड़ दोगे अपने प्यार को? क्या मेरे प्यार की तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं है? आंग्रे नेहा को देखता है और सपाट लहजे में बोलता है, आंग्रे पहली बात प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और दूसरी बात अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कभी भी मुझे अपनी जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहती। तुम मुझे अपने पैसों की ताकत दिखाकर खरीदना चाहती हो, लेकिन सॉरी नेहा, आंग्रे शिखावत चीज़ नहीं जिसे खरीद लिया जाए, बोल देना अपने बाप को। बोलकर गुस्से में वहां से निकल गया। वही नेहा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रह गई। रागिनी हर्षित बच्चों के साथ खेलने के बाद उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और साथ ही हर्षित अपने साथ लाए गिफ्ट और चॉकलेट भी बच्चों को दे रहा था। जब एक लास्ट गिफ्ट बचा तो हर्षित रागिनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हर्षित ये आपके लिए। रागिनी ने हैरानी से उसे देखा और मना करते हुए बोली, रागिनी आई एम सॉरी बट मैं अजनबी से गिफ्ट नहीं लेती। रागिनी की बात सुनकर हर्षित मुस्कुराता है और बोलता है, हर्षित मेरा नाम अजनबी नहीं हर्षित है, और दूसरा हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी कैसे हुए? रागिनी सिर्फ 5 मिनट बात करने से कोई किसी को जान नहीं लेता। हर्षित बात तो सही है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट नहीं बल्कि 3 घंटे से जानता हूँ, इसीलिए ना मैं आपके लिए अजनबी हूँ और ना आप मेरे लिए, तो इसीलिए गिफ्ट ले लीजिए। रागिनी अजनबी ना सही मगर हम दोस्त भी नहीं है। बोलकर बच्चों से मिलकर रूम से जाने लगती है। उसके पीछे हर्षित भी जाने लगता है। रागिनी अनाथालय के बाहर आकर ऑटो ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने ब्लैक कलर की पोर्श कार आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे होता है। हर्षित यहाँ आपको कोई ऑटो नहीं मिलने वाला, आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ और पैसे भी नहीं लूंगा। रागिनी गुस्से में हर्षित से बोली, रागिनी
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कब से देख रही हूँ पीछा कर रहे हो, अगर मेरे भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हर्षित हंसते हुए, वो मुझे छोड़े या ना छोड़े लेकिन मैं आपको आपके घर जरूर छोड़ दूंगा, बोलकर पैसेंजर सीट का डोर खोल देता है। रागिनी गुस्से में हर्षित को देखती है, तभी एक वाइट कलर की गाड़ी रुकती है और उसमें से आंग्रे बाहर निकलता है और रागिनी के पास आकर, आंग्रे आओ बैठो। रागिनी हर्षित को एक नज़र देखकर वाइट कलर की गाड़ी में आंग्रे के साथ बैठ गई। आंग्रे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। हर्षित भी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अगला दिन रागिनी आंग्रे के साथ आज भी अनाथालय बच्चों से मिलने आई थी। आज उसने लाइट ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, बस इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बच्चों से बात कर ही रही थी तभी हर्षित भी वहां आ गया। उसने ग्रीन कलर की शर्ट जिसकी बाजू उसकी कोहनी तक फोल्ड थी और ब्लैक जीन्स, पैरों में शूज जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन रागिनी को उससे कोई मतलब नहीं था। वही हर्षित तो रागिनी को देखता ही रह गया। हर्षित रागिनी के पास आकर, हर्षित हेलो। रागिनी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बच्चों से बात करने लगी। वही हर्षित मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। लंदन, अंश अनामिका अपने प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। अनामिका अपने रूम में बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उसकी गोरी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही अंश शर्टलेस उसके बगल में पीठ के बल लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। तभी अनामिका का फोन रिंग हुआ। अनामिका ने अंश को देखा और अपना फोन उठाकर कॉल पिक की। फोन नमन का था। नमन ने कुछ कहा तो अनामिका बोली, अनामिका हम उनसे बोलो वेट करे, बोलकर उसे फोन कट कर दिया और एक नज़र अंश को देखा और लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अनामिका वॉशरूम से बाहर आई। उसने व्हाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। अनामिका एक नज़र अंश को देखकर चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। अनामिका मिरर के सामने आकर तैयार होने लगी तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी नज़रें उठाकर मिरर में देखा तो अंश उसके पीछे खड़ा था। अनामिका उठ गए, वो मैं ऑफिस जा रही हूँ। अंश हम बोलकर अनामिका को अपनी तरफ घुमाता है। वो अभी भी शर्टलेस था जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अंश ने अनामिका के कंधों को पकड़कर उसे मिरर से सटा दिया। अनामिका उसकी आंखों में देख रही थी जिसमें किसी भी तरह के कोई भी भाव नहीं थे। अनामिका, अंश ये क्या? तभी अंश अनामिका के दोनों हाथ ऊपर करके अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वो हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश उसके सूट के बटन्स खोलने लगा। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। CH-113 हनीमून। अंश ने अनामिका के सूट के अंदर से उसका मंगलसूत्र बाहर किया और अनामिका को देखते हुए बोला, अंश ये क्यों पहना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने हैरानी से अंश को देखा और बोली, अनामिका लेकिन क्यों? ये मंगलसूत्र है जो तुमने मुझे पहनाया है और तुम इसे। तभी अंश अनामिका के दोनों हाथ छोड़कर उसके सूट के बटन्स वापस बंद करते हुए बोलता है, अंश स्वीटहार्ट तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम भी फालतू रीति रिवाजों में मानने लगी। अनामिका क्यों तुम नहीं मानते? तुमने भी तो पूरी रीति रिवाजों से मुझसे शादी की थी, बोलकर मिरर की तरफ मुड़ गई और ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगाने लगी। अंश की नज़र उसके होठों पर गई। अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट सा गई और वो अनामिका से बोला, अंश तुम्हारे गुलाबी होठों को देखकर ऐसा मन करता है। अंश की बात सुनकर अनामिका के हाथ रुक गए और वो मिरर में ही उसे घूरते हुए बोली, अनामिका कैसा मन करता है तुम्हारा? अंश बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, तुम्हारी हॉट एंड सेक्सी बॉडी देखकर तो। अनामिका गुस्से में अंश की तरफ पलटती है और उससे पूछती है, अनामिका देखकर तो बोलो, कहते हुए वो अंश की तरफ बढ़ रही थी और वही अंश मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे ले रहा था। अनामिका बोलो क्या कह रहे थे तुम? मेरी बॉडी कैसी है? अंश पीछे बढ़ते बढ़ते बेड के पास आ गया था। वही अनामिका भी उसके पास ही थी। अंश ने झटके से अनामिका के कंधों को पकड़कर बेड पर गिरा दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अनामिका को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। उसने अंश की तरफ देखा जो उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। यहाँ देखकर अनामिका चिढ़ गई और बोली, अनामिका तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हो। अनामिका की बात सुनकर अंश अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अनामिका से बोलता है, अंश स्वीटहार्ट क्या कहा तुमने? तुम्हारा फ़ायदा उठाता हूँ, बोलकर बेड पर अपना एक पैर रखता है और आगे अपनी बात कंटिन्यू करता है। अंश स्वीटहार्ट क्यों ना आज तुम्हारा फ़ायदा ही उठा लिया जाए? अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, बहुत सो चुका, अब तो मेरा मन तुम्हारे साथ एंजॉय करने का कर रहा। अनामिका के ऊपर झुकते हुए, शादी तो हो ही चुकी, क्यों ना अपना हनीमून मना लिया जाए, बोलकर अनामिका के ऊपर पूरा झुकने लगता है। लेकिन अनामिका जल्दी से वहां से हट गई और अंश बेड पर गिर गया। अनामिका अंश को गिरा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बेड से उठकर हंसते हुए बोलती है, अनामिका एच 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 एच। अंश अनामिका को गुस्से से घूरता है और उसे वार्निंग देते हुए, अंश स्वीटहार्ट अगर अब तुम मुझ पर हंसी तो मैं तुम्हें ऑफिस जाने लायक नहीं छोड़ूंगा।
अंश की धमकी सुनकर अनामिका ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो बार बार अंश पर हंस रही थी। वही अंश उसे हंसता देखकर मुस्कुरा दिया और बेड से उठते हुए बोला, अंश स्वीट हार्ट, लगता है आज तुम ऑफिस जाना ही नहीं चाहती, बोलकर अनामिका की तरफ आने लगा। उसे अपने पास आता देखकर अनामिका जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। वही अंश मुस्कुरा दिया और वॉशरूम में घुस गया। कुछ मिनट बाद वो रेडी होकर नीचे आया और अनामिका के साथ उसकी कंपनी के लिए निकल गया। मुंबई में परी विवांश के साथ शॉपिंग पर गई थी। अब विवांश भी बिल्कुल ठीक हो गया था। परी विवांश गाड़ी में बैठे थे। जहां विवांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था वहीं परी आगे पैसेंजर सीट पर मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहे थे। परी, आपको याद है आप एशिया आते थे मुझसे मिलने, फिर हम मिलकर बहुत सारी बातें करते थे, आप मेरे लिए गिफ्ट भी लाते थे मुंह बनाते हुए। अब तो आप मुझे कुछ भी नहीं देते। विवांश सामने की तरफ देखते हुए परी से, विवांश हम तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। परी मुंह बनाते हुए, गिफ्ट बताकर थोड़ी ना दिया जाता है, अगर मैं बता दूंगी कि मुझे क्या चाहिए तो गिफ्ट थोड़ी ना होगा। विवांश कुछ सोचते हुए परी से बोलता है, विवांश वॉचेस, ड्रेसेस, गैजेट, हैवी ज्वेलरी, क्या चाहिए तुम्हें। परी गुस्से में विवांश को घूरती है, परी अपने ये गिफ्ट अपने पास रखो। पहले के दिन याद करते हुए, पहले आप मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे बिना मांगे ही मुझे हर चीज लाकर देते थे, लेकिन अब सही कहते हैं लोग शादी के बाद हर हस्बैंड बदल जाते हैं, लेकिन आप तो शादी से पहले ही बदल गए, बोलकर उसने पाउट बना लिया। उसका पाउट देखकर विवांश को मन ही मन हंसी आने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी हंसी आने नहीं दी, वरना उसकी होने वाली बीवी नाराज हो जाती। लेकिन परी विवांश के चेहरे को देखकर समझ गए और उससे नाराज होते हुए बोली, परी आप हंस रहे हैं। विवांश अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों हंसूंगा। परी आप झूठ बोल रहे हो, आप हंस रहे थे। विवांश नहीं तो। परी आप बहुत बदल गए, ना ही मुझसे प्यार करते हो और ना ही मेरे लिए गिफ्ट लाते हो, अब मुझसे बात मत करना, बोलकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। परी की बात सुनकर विवांश ने गाड़ी रोक दी और परी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और परी विवांश की आंखों में देखने लगी। विवांश क्या कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। परी उसी नाराजगी से, हाँ। विवांश मुस्कुराता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगता है। विवांश की छुअन से परी की बॉडी में सिरहंसी दौड़ गई। CH-114 हॉट एंड सेक्सी पति, और साथ ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। वो एक टक विवांश की आंखों में देख रही थी, वही विवांश भी परी की आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए ही थे। तभी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी और दोनों अपने सेंस में वापस आए। परी जल्दी से अपने बाल सही करके अपनी सीट पर सही से बैठ गई। वही विवांश भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और बाद में दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। लंदन मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अनामिका अंश की गाड़ी कंपनी के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से उतरकर अंश अनामिका के लिए डोर खोलता है। पहले अपने एरोगेंट स्टाइल में अंश बाहर आता है, उसके बाद अनामिका की नज़र ऊपर लिखे नाम पर गई। उसे याद आ गया कैसे उसने 2 साल पहले अपनी नई पहचान बनाने के लिए इस कंपनी को स्टार्ट किया था, वो भी मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से। यह याद आते ही उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वही अंश ने बिना एक्सप्रेशन के अनामिका के चेहरे को देखा और उसका हाथ पकड़कर कंपनी के अंदर जाने लगा। उन दोनों के आते ही कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय थे सभी अपनी जगह खड़े हो गए। वहीं कुछ एम्प्लॉय तो अनामिका के डर के मारे कांप भी रहे थे, लेकिन जब उनकी नज़र अंश पर गई तो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर सहाना मित्तल के साथ कौन लड़का है। लड़कियां तो उसको देखकर उसकी दीवानी हुई जा रही थी, इन सबसे बेखबर कि उसकी वाइफ यानी कि उनकी मैडम उनका क्या हाल करने वाली है। अनामिका की नज़र गर्ल एम्प्लॉय पड़ गई जो उसके हॉट एंड हैंडसम पति को देखे जा रही थी। यहाँ देखकर उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। उसके गुस्से को देखकर अंश मुस्कुरा दिया। उसकी वाइफ को उन लड़कियों से जलन हो रही थी जो उसे देख रही थी। ये देखकर उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। वही अनामिका बता नहीं सकती थी उसे कितना गुस्सा आ रहा था जब उसके पति को कोई और लड़की देख रही थी। सहाना के गुस्से को देखकर सभी लड़कियां जो अंश को देख रही थी उन्होंने उस पर से अपनी नज़र हटा ली, लेकिन वो नहीं जानती थी जिन्हें वह देख रही थी यह वही अंश राठौर था जिसके लिए किसी को भी मारना बहुत आसान था। अंश राठौर को उसकी फैमिली और ऑफिस के एम्प्लॉय के अलावा किसी ने भी आज तक नहीं देखा था, बस कुछ लोगों ने ही उसे देखा था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन सभी एम्प्लॉय तो अनामिका की बात सुनकर शॉक्ड रह गए। सबके मन में यही चल रहा था कि उनकी खड़ूस गुस्से वाली मैडम ने शादी कर ली। उन्होंने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज, क्योंकि उनकी मैडम को प्यार नाम से नफरत है। करीब 1 साल पहले शोभित ने अनामिका से वैलेंटाइन्स डे के दिन के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मांगी थी तो अनामिका ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया।
कंपनी के एम्प्लॉइज को ये तो यकीन था कि उनकी मैडम ने लव मैरिज नहीं की होगी तो क्या उन्होंने अरेंज मैरिज की, लेकिन सहाना को देखकर तो पहले यही लग रहा था कि उनकी मैडम कभी शादी नहीं करेंगी। लेकिन आज इम्प्रेस की गलतफहमी दूर हो गई। ना सिर्फ अनामिका अंश के साथ आई थी बल्कि यह भी क्लियर कर दिया कि उसके साथ खड़ा शख्स कोई और नहीं उसका पति है। सभी लोगों के दिमाग में यही सब चल रहा था। अनामिका ने एक नज़र गुस्से से इम्प्लाइज को देखा और अंश को लेकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में चली गई। उसके जाते ही इम्प्लाइज के बीच घुसुर पुशुर होने लगी। उनके लिए यहाँ यकीन कर पाना मुश्किल था कि उनकी मैडम अब शादीशुदा है। वही अंश अनामिका के केबिन में आए। उसका केबिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। अपने केबिन को देखते ही अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही अंश बारीकी से अनामिका के केबिन को देखने लगा। उसकी टेबल पर 2 फोटो रखी थी, एक अंश और दूसरी विवांश की। यहाँ फोटो अंश की अनामिका ने तब अपनी केबिन में रखी थी जब उसने अंश की कंपनी को बर्बाद कर दिया था। अनामिका की नज़र भी उस फोटो पर गई। अचानक ही उसे याद आ गया कैसे हो लड़कियां उसके पति को घूर रही थी। यह याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अंश के हाथ को पकड़ लिया। अंश ने पहले तो हैरानी से अनामिका को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसे पता चल गया उसकी बीवी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, फिर भी उसने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उसे इग्नोर करके उसकी चेयर पर आराम से बैठकर मुस्कुराने लगा। अनामिका ने जब देखा कि अंश उसे इग्नोर कर रहा है तो वह चिढ़ गई और अंश के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई। अंश ने मुस्कुराते हुए अनामिका से पूछा, अंश तुम तो यहाँ अपना काम करने आई थी, तो अपने काम पर ध्यान दो। अनामिका ने अंश के गले में अपनी बाहें डाल ली और मुस्कुराते हुए बोली, अनामिका जब आपके सामने इतना हॉट एंड सेक्सी पति हो तो काम में कहाँ मन लगता है, मन तो रोमांस करने में लगता है। डियर रीडर्स, CH 115 अपने हब्बी को मनाना होगा। अनामिका की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया और फिर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर बोला, अंश की बात सुनकर अनामिका चिढ़ गई। अनामिका, अंश आई एम फाइन, मैं यहाँ रोमांस की बात कर रही हूँ और तुम्हें मेरी हेल्थ की पड़ी है। अनामिका की बात सुनकर अंश टिहरी स्माइल करता है। अंश तो स्वीट हार्ट को रोमांस करना है, बोलकर अनामिका को अपने और भी करीब कर लिया। वो दोनों इतने पास थे कि उन दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। तभी केबिन के डोर पर नोक हुई। अनामिका आवाज सुनकर जल्दी से अंश की गोद से उठने लगी, लेकिन अंश ने उसे नहीं छोड़ा, उसे और भी कसकर पकड़ लिया। अनामिका अंश की बाहों में कसमसाते हुए, अनामिका की नाक से अपनी नाक को टच करते हुए, अंश की बात सुनकर अनामिका, ओके बाबा मेरी गलती है और मैं पनिशमेंट भी लेने के लिए तैयार हूँ, बट अभी छोड़ दो। अंश अनामिका के कान को चूमते हुए, नो स्वेट हार्ट। अनामिका हल्के गुस्से में, अंश प्लीज लीव मी, मुझे काम है। अनामिका का गुस्सा देखकर अंश का मूड खराब हो गया और उसने अनामिका को छोड़ दिया और चेयर से उठकर उसके केबिन से जाने लगा। तभी अनामिका ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अंश ने बिना मुड़े गुस्से में कहा, अंश मेरा वो मतलब। अनामिका बोल ही रही थी कि अंश ने गुस्से से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और केबिन का दूर खोलकर बाहर निकल गया। वही अनामिका ने गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर मार दिया। तभी उसके कानों में नमन की आवाज पड़ी। अनामिका ने जल्दी से खुद को सही किया और जाकर चेयर पर बैठ गई। अनामिका कम इन। नमन अंदर आया और अनामिका को ग्रीट करते हुए बोला, मैम मीटिंग हॉल में सब आपका वेट कर रहे हैं। अनामिका हम बोलकर अपनी चेयर से उठकर नमन के साथ मीटिंग हॉल में चली गई जहां सभी उसका वेट कर रहे थे। वही रागिनी आंग्रे अनाथालय से वापस घर आ गए थे। रास्ते भर नेहा बार बार आंग्रे को फोन कर रही थी जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने रूम में गया और फोन को बेड पर फेंककर अपने बालों में हाथ डालकर बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी और नेहा की यादें घूमने लगी। 1 साल पहले ही दोनों पार्क में मिले थे, तब से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों रोज बातें करते और आंग्रे के बारे में नेहा ने अपने घर पर बात भी कर ली थी, लेकिन उसके पापा जयवर्धन सक्सेना और उसकी मम्मी स्मृति सक्सेना चाहते थे कि आंग्रे नेहा से शादी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दे और उनकी कंपनी को ज्वाइन कर ले, लेकिन आंग्रे ने उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया। इसीलिए वो दोनों इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। लेकिन नेहा अभी भी कोशिश कर रही थी आंग्रे को मनाने की, लेकिन आंग्रे ने उसे भी साफ मना कर दिया। आंग्रे अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था कि तभी एक बार फिर उसका फोन रिंग हुआ। आंग्रे ने गुस्से में अपने फोन को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। तभी किसी ने उसके सामने उसका फोन किया। आंग्रे ने हैरानी से उस इंसान को देखा, वो कोई और नहीं रागिनी थी। रागिनी, आपका फोन जमीन पर गिरा हुआ था। रागिनी की बात सुनकर आंग्रे मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके हाथ से अपने फोन को ले लेता है। आंग्रे, वो गलती से गिर गया था, थैंक यू। तभी दोबारा उसका फोन रिंग करने लगा। रागिनी उसके साथ ही खड़ी थी, इसीलिए उसने कॉल को पिक कर लिया। आंग्रे, मुझे दोबारा कॉल मत करना। दूसरी तरफ से नेहा रोते हुए, नेहा प्लीज आंग्रे एक बार तो हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। आंग्रे एक नज़र रागिनी को देखता है और अपने रूम से बाहर निकलकर टेरेस पर चला गया।
वही रागिनी उसके रूम से जाने ही लगी तभी अचानक से उसकी नज़र बेड पर पिलो के नीचे रखी डायरी पर गई। पहले तो उसका मन हुआ कि वह डायरी खोलकर देखे, लेकिन फिर उसने अपने मन में आ रही ख्याल को झटक दिया क्योंकि किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ना गलत है, इसीलिए रागिनी उसके रूम से बाहर निकल गई। वही आंग्रे टेरेस पर नेहा से बात कर रहा था। नेहा बार बार उसे फोर्स कर रही थी उसके डैड की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। नेहा प्लीज़ आंग्रे एक बार इस बारे में अच्छे से सोचो, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हम दोनों एक साथ रहे, हमेशा खुश रहे हमारा रिश्ता? तभी आंग्रे उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में बोलता है, आंग्रे नेहा किस रिश्ते की बात कर रही हो? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। नेहा लेकिन आंग्रे मैं तुमसे प्यार। आंग्रे नेहा तुम प्यार की बातें ना ही करो तो बेहतर होगा, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे और रेपुटेशन से प्यार करती हो। अगर मुझसे प्यार करती तो तुम मुझे समझती, मेरा साथ देती, ना कि मुझसे ब्रेकअप करती। गुस्से में दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया और गुस्से में अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। मिष्टी सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। वही अबीर ऑफिस गया हुआ था, उनकी शादी को बस 2 हफ्ते बचे थे। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था, पहले तो वह मजाक मजाक में सब कुछ ले लेती थी, लेकिन अब जब उसकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे उतनी ही वह नर्वस होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कभी यह शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने मॉम डैड के कहने पर अबीर से शादी कर रही थी। उसके दिल में अबीर के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, या फिर वो अपनी फीलिंग को बाहर नहीं लाना चाहती थी। आज सुबह ही शावर लेते वक्त उसकी एंगेजमेंट रिंग कहीं गिर गई, इसीलिए मिष्टी परेशान थी। वो क्यों परेशान थी यह उसे नहीं पता था। क्या वो इसलिए परेशान थी क्योंकि रिंग महंगी थी, या फिर अबीर के गुस्से से वो नहीं समझ पा रही थी। उसने हर जगह अपनी रिंग को ढूंढा लेकिन उसे रिंग कहीं नहीं मिली। वही अबीर गुस्से में अपनी केबिन में बैठा हुआ था, उसके हाथ में उसकी पहनाई हुई मिष्टी की रिंग थी। गुस्से से उसकी नीली आंखें लाल थी। अगर इस वक्त उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग न होती तो वो अभी जाकर मिष्टी से पूछता आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पहनाई हुई रिंग को फेंकने की। आज सुबह जब वो मिष्टी के कमरे में गया था तब उसे यह मिष्टी के रूम में रखे डस्टबिन में मिली थी। वह तो गलती से उसका पैर लग गया था, जिससे डस्टबिन में रखा सारा कचरा जमीन पर फैल गया और उसकी नज़र उस कचरे में पड़ी रिंग पर गई और उसने उसे उठा लिया। वो तो उसी वक्त उससे सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उस वक्त विवांश, परी, रागिनी, आंग्रे घर पर थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा। लेकिन ऑफिस आकर उसका गुस्सा मिष्टी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर इस वक्त मिष्टी उसके सामने होती तो वो उसे जान से मार देता। उसने गुस्से में अपने टेबल पर रखी फोटो को उठाकर जमीन पर फेंक दी और गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारा। अबीर इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरी पहनाई हुई रिंग को डस्टबिन में फेंक दिया, तो ठीक है अब मैं तुम्हें वजह दूंगा मुझसे नफरत करने की, बोलकर उसने अपना ब्लेजर लिया और गुस्से में कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं लंदन में अनामिका ऑफिस से अपने विला में आ गई थी, लेकिन अंश का उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसने उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनामिका अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए परेशान सी आवाज़ में, अनामिका अंश कहाँ चला गया? मुझे पता है उसके बारे में, फिर भी मैंने उसे नाराज़ कर दिया। नो यार, कुछ करना पड़ेगा, कैसे भी करके अपने हब्बी को मनाना होगा। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे पता है अपने हब्बी को कैसे मनाना है। वही मिष्टी परेशान सी अपने रूम में बेड पर बैठी थी। मिष्टी रिंग कहाँ चली गई? अगर चमगादड़ को पता चल गया कि मैंने उसकी पहनाई रिंग खो दी? अबीर के गुस्से को याद करके डरते हुए, नहीं नहीं उससे पहले उसे पता चले, मुझे कैसे भी करके रिंग ढूंढनी होगी, कहकर वो बेड से उठने वाली होती है तभी उसके सामने कोई रिंग करता है। रिंग देखकर पहले तो मिष्टी हैरान हो गई और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर अपनी रिंग लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही अबीर ने रिंग को ऊपर कर दिया और बोला, अबीर मेरे हाथ में अपनी रिंग देखकर शॉक रह गई। अभी की बात सुनकर मिष्टी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मिष्टी मेरी रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? मैं इसे सुबह से ढूंढ रही थी, बोलकर उसके हाथ से दोबारा रिंग लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी ने गुस्से में उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। अबीर इतनी नफरत करती हो कि मेरी पहनाई रिंग को डस्टबिन में फेंक दिया? अभी की बात सुनकर मिष्टी शॉक रह गई और बोलने वाली ही हुई तभी अबीर ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। मिष्टी जमीन पर गिरते गिरते बची। अबीर चिल्लाते हुए, इतनी नफरत करती हो मुझसे तो चली जाओ यहाँ से। अबीर की बात सुनकर मिष्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो अबीर के पास आने वाली ही हुई अभी दोबारा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहती थी ना मुझसे? मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अबीर को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक अबीर उसके रूम से जा चुका था। मिष्टी रोते हुए धम्म से जमीन पर बैठ गई और अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। वही अबीर गुस्से में अपने रूम में आ गया और दरवाजे को अंदर से लॉक करके उससे सट कर खड़ा हो गया। वही लंदन में देर रात अंश रूम में आया तो देखा रूम में अंधेरा था। वो एक पल को हैरान हो गया, फिर उसने अंदर आकर कमरे की लाइट ऑन की तो चौंक गया। CH-116 रोमांटिक नाइट। पूरा रूम फूलों और कैंडल से डेकोरेट था। रूम का माहौल काफ़ी रोमांटिक था। जमीन और बेड पर रोज पेटल्स पड़ी हुई थी।
अंश यहाँ देखकर आगे बढ़ा, तभी किसी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया और लाइट ऑफ कर दी। आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा तो रेड कलर की स्ट्रैप वाली शॉर्ट नाइटी जिसके ऊपर रेड कलर का नेट का स्रग पड़ा था, नाइटी जो उसके नी से भी ऊपर थी, जिससे उसके गोरी लंबी टांगे साफ दिख रही थी। काले लंबे घने बाल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर लिपस्टिक लगाए अनामिका खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वो उस नाइटी में वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसे इस रूप में देखकर अंश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनामिका धीरे धीरे कदमों से अंश के करीब आई, उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों फेरते हुए अंश को देखने लगी। अंश भी इंटेंसिटी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसने उसकी पतली कमर को अपने हाथों से जकड़कर अपने और करीब कर लिया। अनामिका अंश के कोट के बटन खोलने लगी और उसे निकालकर फेंक दिया। अब अंश सिर्फ व्हाइट कलर की शर्ट में था। अनामिका ने उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खोल दिए और उसकी चेस्ट पर किस करने लगी। अंश चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। अनामिका ने अंश को पीछे से जाकर उसे हक कर लिया। अंश से अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अनामिका अंश के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। अंश भी उसका साथ देने लगा। दोनों बेतहाशा एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अनामिका के दोनों हाथ जहां अंश की चेस्ट पर थे, वही अंश का एक हाथ अनामिका की गर्दन के पीछे और उसके दूसरा अनामिका की पीठ पर। अनामिका को किस करते करते अंश ने उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसे और भी फोर्सफुली किस करने लगा। अनामिका को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अंश ने उसके होठों को छोड़ दिया। अनामिका जोर जोर से सांस लेने लगी। अंश ने अनामिका के बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। अनामिका ने कसकर अंश के कंधों को पकड़ लिया। अंश ने अनामिका के सिर को उसके कंधे से नीचे किया और उसके कंधे गले को बेतहाशा चूमने लगा। अनामिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने अनामिका को पलटा और सिर को नीचे करके उसकी पीठ को चूमने लगा। अनामिका ने अपनी आंखें खोल दी और इस एहसास में खोने लगी। अंश ने उसे पलटा और उसकी गर्दन को पकड़कर उसके होठों को तो कहीं उसके चेहरे को चूमने लगा। अंश के हाथ अनामिका के हाथों से होते हुए उसके सिर पर आ गए। उसने उसके सिर को निकालकर जमीन पर गिरा दिया और अनामिका की तरफ देखा। इस नाइटी में उसकी आधी से ज्यादा बॉडी दिख रही थी, उसकी आधी चेस्ट भी साफ दिख रही थी। अंश से अब कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अनामिका को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और साथ ही रूम में जल रही कैंडल को भी बुझा दिया। अंश अनामिका के पास बेड पर आया और उसके चेहरे को देखने लगा। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में अनामिका का चेहरा चमक रहा था। अंश बेड पर अनामिका के ऊपर आकर अनामिका के चेहरे पर किस करता है और फिर उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसने अनामिका की नाइटी की जिप खोल दी और अपनी भी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतारकर जमीन पर फेंक दी। अंश ने अनामिका को उठाया और उसकी पर किस करने लगा और वही उसके हाथ अनामिका की खुली पीठ पर घूम रहे थे, वही अनामिका के हाथ अंश के बालों में चले गए। अंश अनामिका के कंधों को किस और वाइट करने लगा। अनामिका की अब आहें निकलने लगी। अंश ने अनामिका की को खोलकर उसे निकाल दिया और अनामिका के उभारों को किस करने लगा। अनामिका शर्म से अंश के गले से लग गई। अंश ने अनामिका के कान को चूम लिया। अनामिका अंश की पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगी। अंश ने उसके गालों को पकड़कर खुद से अलग किया। अनामिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसकी नजरें झुकी हुई थी। अंश ने अनामिका के माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पर आ गया। वही मुंबई में मिष्टी उदास अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। मिष्टी ने बुझे मन से कॉल पिक की। मिष्टी, मम्मा। फोन के दूसरी तरफ से सावित्री जी की आवाज आए। सावित्री, मिष्टी बेटा कैसी हो तुम और अबीर बेटा कैसा है और कल तुम आ रही हो ना। सावित्री जी की बात सुनकर मिष्टी ने नासमझी से उनसे पूछा। मिष्टी, मैं ठीक हूँ और अबीर भी ठीक है, लेकिन मुझे क्यों आना है, कुछ सोचते हुए परेशान सी आवाज में। आप और डैड ठीक है ना। सावित्री जी हंसते हुए। मिष्टी, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे डैड भी भूल गई। अब तुम दोनों की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है, इसीलिए मैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम अपने घर से विदा होकर उस घर में जाओ। सावित्री जी की बात सुनकर मिष्टी को अबीर की कही बातें याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। उसे कुछ न बोलता देखकर सावित्री जी ने दोबारा उससे पूछा। सावित्री, तो बेटा आ रही हो ना कल। मिष्टी अपनी नम आंखों को साफ करते हुए भारी मन से बोली। मिष्टी, यस मॉम, अच्छा अब मैं रखती हूँ, बोलकर उसने फोन कट कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। CH-117 क्या टेस्ट है। मिष्टी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अगर वह नहीं चाहता मुझसे कोई रिश्ता रखना तो मैं भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। सुबह होते ही अपनी फैमिली के साथ अपने घर चली जाऊंगी। तभी उसे अपनी मॉम डैड की याद आती है और वो उदास होते हुए बोलती है। मिष्टी, लेकिन मॉम डैड को क्या बोलूंगी, जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या जवाब दूंगी उन्हें। और मॉम की तो तबीयत भी खराब रहती है, उन्हें कैसे बताऊंगी कि मैंने अबीर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि वो अपने मॉम डैड को अपने रिश्ते के बारे में कैसे बताएगी। वही अबीर पंचिक बैग पर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। उसके कानों में मिष्टी के कहे शब्द कांटे की तरह चुभ रहे थे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके हाथ रुक गए।
अगली सुबह लंदन अनामिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा ऊपर करके अंश को देखा जो सुकून से सो रहा था। अनामिका उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आए तो देखा सभी सर्वेंट्स अपना काम कर रहे थे। अनामिका किचन में जाने लगी तभी एक सर्वेंट की नज़र उस पर पड़ी और उसने अपना सर झुकाकर अनामिका से पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए? अनामिका नो बोलकर किचन में चली गई। सर्वेंट और मैज हैरानी से अनामिका को देख रहे थे। अब अनामिका का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था 2 साल के मुकाबले में। पहले कहाँ वो हर वक्त गुस्से में रहती थी, लेकिन अब नहीं। वही अनामिका किचन में आई और 2 कप कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ मिनट बाद जब कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई तो उसने कॉफ़ी को 2 कॉफ़ी मग में डाला और अपने रूम की तरफ जाने लगी। रूम में आकर अनामिका ने अपने हाथ में पके काफ़ी मग को नाइट स्टैंड पर रखा और अंश के पास आकर उसके गालों पर किस की और मुस्कुराते हुए बोली, अनामिका गुड मॉर्निंग हब्बी। अंश ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी और उसकी कमर पर अपनी बाहों का घेरा डाल दिया और एक हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे वालों को उसके कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोला, अंश गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट बोलकर उसके होठों को हल्के से चूम लिया। अनामिका मुस्कुरा दी और अंश से बोली, हब्बी चलो उठो और कॉफ़ी पी लो, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। बोलकर उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। अंश ने धीरे से उसकी नाक को पिंच किया और छोड़ दिया। अनामिका जल्दी से खड़ी हो गई और नाइट स्टैंड से एक कॉफ़ी का कप उठाकर अंश की तरफ बढ़ा दिया। अनामिका हब्बी आपकी कॉफ़ी। अनामिका की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया और उसके हाथों से कॉफ़ी को मग लेकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनामिका उसकी गोद में गिर गई। अंश ने कॉफ़ी मग अनामिका के होठों से लगा दिया और उसे पीने का इशारा किया। अनामिका ने बिना कुछ कहे कॉफ़ी पी ली। उसके पीने के बाद अंश ने कॉफ़ी मग अपने होठों से लगा लिया और कॉफ़ी का एक सिप लेकर बोला, अंश स्वीट हार्ट कॉफ़ी का क्या टेस्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बोलकर उसने अपनी आई विंक कर दी। अंश की बेशर्मी से भरी बात सुनकर अनामिका का चेहरा लाल हो गया और वो उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। अनामिका हब्बी छोड़िए, मुझे रेडी होना है। अंश कॉफ़ी पीते हुए रिलैक्स मूड में, स्वेट हार्ट रेडी हो जाना, अभी यही बैठी रहो। अनामिका का चेहरा देखते हुए, वेल व्हाई डिड यू गेट अप अर्ली? अंश की बात सुनकर अनामिका हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब मैं जल्दी क्यों उठी? मैं डेली जल्दी उठती हूँ। अंश कॉफ़ी मग को नाइट स्टैंड पर रखते हुए, स्वीट हार्ट लेकिन अब से तुम जल्दी नहीं उठोगी बल्कि देर से उठोगी बोलकर अनामिका की गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। अनामिका उसे हैरानी से देखने लगी। ये कैसा पति था जो अपनी बीवी को देर तक सोने के लिए बोल रहा था? अनामिका लेकिन क्यों? अंश अनामिका के होठों को टच करते हुए, स्वेट हार्ट क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए तुम्हारे ऑफिस का सारा काम मैं देखूंगा और तुम घर पर रेस्ट करोगी। पिछले 2 सालों में तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब नहीं, अब तुम सिर्फ आराम करोगी और अपना ख्याल रखोगी और अपना सारा टाइम सिर्फ मुझे दोगी, समझी? अंश की बात सुनकर अनामिका जल्दी से बोलती है, अनामिका हब्बी देती तो हूँ मैं, तुम्हें कभी मना नहीं करती, फिर क्यों मैंने कल इतना सब कुछ किया और तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, मैं तो बस। कहते हुए वो परेशान हो गई। अंश ने उसे परेशान देखकर अपने सीने से लगा लिया। अनामिका को तसल्ली हो गई कि अंश उससे नाराज नहीं है। कुछ मिनट बाद अंश ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, स्वेट हार्ट मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? कभी नहीं हो सकता, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंश की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन कुछ याद आते ही वो चिढ़ गई। अनामिका हब्बी तुम प्यार नहीं करते, मुझे परेशान करते हो। अनामिका की बात सुनकर अंश बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हें परेशान करता हूँ? कैसे परेशान करता हूँ, बताना स्वेट हार्ट। उसकी बेशर्मी देखकर अनामिका चिढ़ते हुए बोली, हब्बी तुम दिन पर दिन सैमलेस होते जा रहे हो। अंश स्वीट हार्ट तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। अनामिका नकली हंसी हंसते हुए, अच्छा जी अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। अंश अनामिका को घूरते हुए, पक्का जाओ? अनामिका हाँ जाओ। अंश अपनी आंखें दिखाते हुए, तुम चाहती हो मैं ऐसे ही वॉशरूम में जाओ? अनामिका झुंझलाते हुए, हाँ जाओ। तभी उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और वो जल्दी से उसकी गोद से उठते हुए बोली, अनामिका मैं जा रही हूँ। बोलकर जल्दी से रूम से बाहर चली गई। अंश उसकी बचकानी हरकत देखकर हंस दिया और अपनी पैंट पहनकर वॉशरूम चला गया। मुंबई में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां मिष्टी के मॉम डैड भी वहां आ गए। अपने मॉम डैड को देखकर खुश हो गई और जल्दी से अपने डाइनिंग टेबल से उठकर अपने मॉम डैड के पास गई और उन दोनों के गले लग गई। उन दोनों ने भी अपनी बच्ची को अपने गले से लगा लिया। बाकी लोग भी डाइनिंग टेबल से उठकर उन दोनों के पास आए। अबीर ने उन दोनों के पैर छुए और हल्का मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अबीर मॉम डैड आप यहाँ सब कुछ ठीक है ना? अबीर के मुंह से मॉम डैड सुनकर इस बार मिष्टी चिड़ी नहीं बल्कि उसके दिल को एक सुकून मिला। चाहे अबीर उसके साथ कैसा भी बिहेव करता हो, लेकिन उसके मॉम डैड के साथ हमेशा ही अच्छा बिहेव करता था और आज भी वही हुआ। अबीर बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहा था और उसके मॉम डैड भी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश थे अबीर जैसा दामाद पाकर। मिष्टी के पापा मुस्कुराते हुए,
कुछ नहीं बेटा, वो हम मिष्टी को ले जाने आए थे। अब तुम दोनों की शादी में ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं, शादी की तैयारियां भी करनी है और लड़की तो माँ बाप के घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है, बस इसीलिए अपनी बेटी को ले जाने आए थे। लोकेश जी की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी को भी कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वही लोकेश जी की बात सुनकर अबीर अपने इमोशंस को छुपाते हुए मुस्कुराकर बोला, अबीर, यस डैड, मिष्टी आपकी बेटी है, आप लोग जब चाहे उसे यहाँ से ले जा सकते हैं। अबीर की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा दिए। वही मिष्टी अबीर की बातों में छुपे उसके गुस्से को भाप गई और अबीर को देखने लगी। अबीर ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अबीर, मिष्टी जाकर अपनी पैकिंग कर लो। अबीर की बात सुनकर मिष्टी की आंखें नम हो गई, लेकिन जल्दी से उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अबीर भी बहाना बनाकर वहां से चला गया। मिष्टी अपने रूम में आई। उसी अब ये रूम पराया सा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, जब वह खुद अबीर से दूर जाना चाहती थी और जब उसे मौका मिल रहा तो वो उससे दूर क्यों नहीं जा पा रही। वो चाह रही थी अबीर उसे रोक ले। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी किसी ने उसके बाजू को कसकर पकड़ के अपनी तरफ घुमाया। मिष्टी कुछ समझ पाती इससे पहले ही अबीर गुस्से में बोला, अबीर, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं। CH 118। अबीर का गुस्सा, मिष्टी का दर्द। अबीर की बात सुनकर मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अबीर के दिल को चुभन सी महसूस हुई। वह मिस के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसे छोड़कर रूम से जाने लगा। तभी उसके कानों में मिष्टी की आवाज पड़ी, मिष्टी, जब नफरत ही करते थे तो क्यों मुझसे एंगेजमेंट की थी तुमने। मिष्टी के शब्द अबीर के मन में खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसके कदम रुक जाए और हाथों की गुस्से में मुठिया बन गई। क्या कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ और इसीलिए उसे खुद से दूर कर रहा हूँ। नहीं, नफरत में नहीं, तुम मुझसे कर रही हो, वो भी बेइंतहा नफरत। सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तभी मिष्टी उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिष्टी, जवाब दो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। हा कहते हुए उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था अबीर की नफरत देखकर, जिसे वो नहीं समझ पा रही थी। मिष्टी की बातें सुनकर अबीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने एक गहरी सांस ली और रूम से जाने के लिए आगे बढ़ा ही तभी मिष्टी को पता नहीं क्या हुआ, उसने अबीर का हाथ पकड़ लिया। अबीर को झटका सा लगा, लेकिन उसका गुस्सा वैसा का वैसा ही था। मिष्टी अपने आंसुओं को छुपाते हुए गुस्से में, अबीर राठौर, जवाब दो मुझे, कहते हुए उसने अबीर का कॉलर पकड़ लिया, जिससे उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने गुस्से में मिष्टी के हाथों की दोनों कलाइयों को कसकर पकड़कर उसे सामने की बॉल से लगा दिया। उसकी पकड़ मिष्टी की कलाइयों पर इतनी मजबूत थी कि मिष्टी ने जो अपने हाथों में चूड़ियां पहनी थी वो टूटकर नीचे गिर गई। कुछ चूड़ियों के टुकड़े मिष्टी की कलाई में घुस गए तो कुछ अबीर के हाथों पर, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसे गुस्से में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका गुस्सा देखकर मिष्टी एक बार फिर सहम गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अबीर उसके एकदम करीब था, जिससे उसे मिष्टी की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अबीर गुस्से में मिष्टी की आंखों में देखते हुए, साइलेंट, वन वर्ड, नो मोर, और किस बात के लिए शिकायत कर रही हो। हा अबीर की बातों का मिष्टी के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो अबीर से दूर नहीं जा पा रही है। उसे कोई जवाब देता ना देखकर अबीर ने उसकी कलाई को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे उसके रूम से चला गया। मिष्टी किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी, उसके कानों में अभी भी अबीर के कहे शब्द गूंज रहे थे। लंदन। अनामिका रूम में आए तो देखा अंश अभी अभी शावर लेकर निकला था। उसके बालों से पानी उसके गाल और चेस्ट पर गिर रहा था। उसने अपनी कमर पर वाइट कलर की टॉवल बांध रखी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे ऐसे देखकर अनामिका का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनामिका उसके पीछे आई और उसे कसकर हग कर लिया। अंश उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ मिनट बाद अनामिका उससे अलग हुई और मिरर के सामने आकर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और हेयर ड्रायर उठाकर खुद ही अंश के बालों को सुखाने लगी। अंश उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी पतली सी कमर को अपने हाथों से जकड़ लिया। अनामिका मुस्कुरा दी और उसके बालों को सही से सुखाने लगी। कुछ मिनट बाद उसने हेयर ड्रायर को वापस रखा और अंश को बहुत गौर से देखने लगी। उसके माथे पर उसके बाल आ रहे थे, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अनामिका के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अंश के बालों को अपनी उंगलियों से ऊपर की तरफ करने लगी। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बार बार उसके बालों को कभी ऊपर करती तो कभी नीचे। आखिरकार वो गुस्से में झल्ला गई। अंश उसे गुस्से में देखकर हंस दिया और हंसते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अनामिका उसे हंसते देखकर बुरी तरह चिढ़ गई। अनामिका, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो? कुछ सोचकर उदास होते हुए, मुझे लगा अगर आपके बाल बिगाड़ दूंगी तो आप हैंडसम नहीं लगोगे, लेकिन आप तो। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, इतने हैंडसम क्यों हो? पता है वो लड़कियां कैसे आपको घूर रही थी? मेरा तो मन कर रहा था उन लड़कियों को जान से मार दूं गुस्से में, क्योंकि आप पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, आप मेरे हब्बी हो। अनामिका की जलन गुस्सा देखकर अंश मुस्कुरा दिया। अंश,
तो मेरी स्वीट हार्ट को जलन भी होती है और गुस्सा भी आता है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो यही लगा था तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझ पर आता है, लड़कियों पर भी आता है, ये आज ही पता चला। लेकिन बेचारी लड़कियों को क्यों मारना, उन्हें थोड़ी ना पता था कि मेरी स्वीट हार्ट इतनी गुस्से वाली है। अगर पता होता तो कभी ऐसा नहीं करती। अंश को उन लड़कियों की साइड लेता देखकर अनामिका और भी ज़्यादा चिढ़ गई। अनामिका, हब्बी आप मेरे पति हो या उनके जो उनकी साइड ले रहे हो, कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए। कुछ देर और बातें करने के बाद दोनों ही रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही मिस्टी अपना सामान लेकर अपने मॉम डैड के पास आई और सबसे मिलकर जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आए, मिस्टी कहीं नहीं जाएगी। CH-119 भाई की दुल्हन। मिस्टी रेडी होकर रूम से निकलकर हॉल में आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वो सबको दिखाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मिस्टी जाने से पहले सबसे मिलने लगती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गए। सब लोग वहां मौजूद थे शिवाय अबीर के। मिस्टी परी के पास आकर उसके गले से लग गई। परी मुस्कुराते हुए, तेरे जाने से ये घर बिल्कुल सुना हो जाएगा, अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से मेरी भाभी बनकर आ जा। परी की बात सुनकर मिस्टी का चेहरा और भी ज्यादा उदास हो गया। परी मिस्टी से अलग हुई और उसके उदास चेहरे को देखा तो मिस्टी से पूछा, परी क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा उदास लग रहा है। मिस्टी फीकी स्माइल करते हुए, कुछ नहीं यार, वो बस अनामिका की याद आ रही थी और कुछ नहीं। परी मिस्टी के कंधों पर हाथ रखते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द अनामिका वापस आने वाली है। मिस्टी को छेड़ते हुए, और तू भी तो अबीर भाई की दुल्हन बनकर आ जाएगी। परी की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और उससे मिलकर अपने मॉम डैड के साथ जाने लगती है। तभी उन सभी के पीछे से एक आवाज आती है, मिस्टी नहीं जाएगी। आवाज सुनकर सब लोगों ने चौंक कर पीछे पलटकर देखा तो सीढ़ियों पर अपना एक हाथ अपनी जेब की पॉकेट में डाले एटीट्यूड में अबीर सीढ़ियों नीचे आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग एक दूसरे को देखते फिर अबीर को, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वही अबीर को देखकर मिस्टी के मन में एक उम्मीद जग गई, शायद वह उसे रोक ले। यही सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल अबीर की बात सुनकर उसकी वो स्माइल गायब हो गई। अबीर नीचे आया तो लोकेश जी ने असमंजस से उससे पूछा, लोकेश बेटा तुम्हारा मतलब क्या है कि मिस्टी नहीं जाएगी। अबीर शांति से लोकेश सावित्री को समझाते हुए बोला, अबीर मेरा मतलब ये है मिस्टी आप लोगों के साथ नहीं मेरे साथ जाएगी, मैं खुद उसे दिल्ली छोड़ने आऊंगा। सावित्री जी हल्का मुस्कुराते हुए अबीर से, लेकिन बेटा आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है। अबीर एक नज़र मिस्टी को देखकर स्माइल करते हुए सावित्री जी से बोलता है, अबीर मॉम इसमें तकलीफ किस बात की, मैं मिस्टी को छोड़ दूंगा। आगे कोई कुछ नहीं बोलता। लोकेश सावित्री के साथ वहां से दिल्ली के लिए निकल गए। कुछ मिनट बाद अबीर भी मिष्टी को लेकर दिल्ली के लिए निकल गया। अब परी, विवांश, आंद्रे, रागिनी ही बचे थे। कुछ देर बाद रागिनी आंद्रे के साथ अनाथालय के लिए निकल गई। लंदन। अनामिका केबिन में अपनी चेयर पर बैठी अपना काम कर रही थी। वही अंश भी उसके काम में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी उसके केबिन में किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर अनामिका अपनी पुरानी टोन में बोली, अनामिका कम इन। केबिन का दरवाजा खोलकर नमन अपने हाथ में 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, नमन मैम आपकी कॉफ़ी। अनामिका ने अपनी नज़रें उठाकर नमन को देखा। वही अंश अनामिका को गुस्से से देखने लगा क्योंकि वो नमन को देख रही थी। अंश गुस्से में नमन से, तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो। अंश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर अनामिका ने अंश को देखा। वही नमन तो अंश की आवाज़ सुनकर जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, नमन मुझे तो लगा मैडम ही खड़ूस थी, लेकिन उनके हस्बैंड तो उनसे भी ज़्यादा खड़ूस है, बोलकर वहां से चला गया। वही अनामिका अंश को गुस्से में देखकर रिलैक्स होकर बोली, अनामिका क्या हुआ हब्बी। अनामिका की बात सुनकर अंश अपनी आंखों को छोटा करके उसे घूरने लगा। अंश स्वेटहार्ट तुम्हें सच में नहीं पता मुझे क्या हुआ है। अंश की बात सुनकर अनामिका ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। अनामिका बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मुझे अपने हब्बी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अबीर की गाड़ी में मिस्टी चुपचाप बैठी अबीर के चेहरे को देख रही थी, जिस पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, और वह चुपचाप सामने की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा था। उसे यूं चुपचाप देखकर मिस्टी के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसकी नज़र उसके हाथ की उंगली पड़ गई जिसमें एंगेजमेंट रिंग अभी भी थी। रिंग देखते ही मिस्टी को अपनी और अबीर की एंगेजमेंट याद आ गई और अनायास ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अबीर की नज़र जब मिस्टी के चेहरे की स्माइल पर गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई और उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मिस्टी जो स्माइल कर रही थी अचानक गाड़ी की तेज स्पीड देखकर घबरा गई और अबीर से बोली, मिस्टी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाओ। लेकिन अबीर ने उसकी बात इग्नोर कर दी और गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर दी। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था जिससे मिस्टी को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उसके हाथ पैर डर से फूल गए। अचानक ही अबीर ने ब्रेक लगा दिया और गुस्से में मिस्टी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे सीट से लगा दिया। मिस्टी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी अबीर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला,
अबीर, बहुत खुश होना, बोलकर वो उसे छोड़कर गाड़ी से उतर गया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मिष्टी को अबीर का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। वो भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली और अबीर के पास जाने लगी। मिष्टी अबीर के पीछे आकर खड़ी हो गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिष्टी, अबीर। मिष्टी की आवाज़ सुनकर अबीर गुस्से में पलटा और बिना कुछ कहे गुस्से में अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी मिष्टी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। CH-120, क्या अबीर बचाएगा? मिष्टी को उसकी इस हरकत से अबीर शॉक्ड हो गया। उसका मन कर रहा था कि मिष्टी हमेशा ऐसे ही उसकी बाहों में रहे, लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मिष्टी उससे प्यार नहीं करती। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अबीर राठौड़ जिसे एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाए उसे हर हाल में अपना बना लेता है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो। लेकिन मिष्टी के मामले में वो हार गया। वो चाहे तो मिष्टी को ज़बरदस्ती हासिल कर सकता है, लेकिन वह चाहता था मिष्टी उससे प्यार करे, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं था। ये सोचकर उसका गुस्सा जो कुछ देर के लिए शांत हुआ था वह वापस बढ़ गया। वही मिष्टी अपनी हरकत पर खुद भी हैरान थी, लेकिन अबीर के गले से लगकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। वो कंफ्यूज थी कि वो प्यार करती है या नहीं, लेकिन उसे अबीर की बाहों में अच्छा लग रहा था। कुछ मिनट बाद अबीर ने मिष्टी के कंधों को पकड़ा और उसे खुद से अलग करने लगा और अपने इमोशन को छुपाते हुए गुस्से में बोला, अबीर, गो गेट इन द कार। मिष्टी अबीर की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंट होकर बोली, मिष्टी, नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे। अबीर, मैंने कहा जाकर गाड़ी में बैठो। मिष्टी अपनी जिद पर अड़े बिना उससे डरे गुस्से में बोलती है, मिष्टी, जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। मिष्टी का गुस्सा देखकर अबीर के गुस्से का पारा हाई हो गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अबीर, तो अब तुम मुझे वार्निंग दे रही हो? बोलो, अगर मैं चला गया तो क्या करोगी? मिष्टी भी अबीर की टोन में उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिष्टी, तो मैं अभी इसी वक्त इस ब्रिज से कूद जाऊंगी। मिष्टी की धमकी सुनकर अबीर को मन ही मन हंसी आने लगी। जो लड़की ऊंचाई से इतना डरती है वो ब्रिज से कूदने की धमकी दे रही थी। सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और उसी लहजे में बोला, अबीर, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखता हूं कि मिष्टी शर्मा सिर्फ धमकी देती ही है या उन्हें पूरा भी करती है। बोलकर स्टाइल में अपनी पैंट में हाथ डालकर गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। वही मिष्टी को लगा था उसकी जान देने की बात सुनकर अबीर उसकी बात सुन लेगा और उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी थी वह क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। उसने बोल तो दिया कि वो इस ब्रिज से कूद जाएगी, लेकिन ब्रिज के पास जाने से में ही उसे बहुत डर लग रहा था। मिष्टी मन ही मन खुद में बड़बड़ाती है, मिष्टी, और दे ले धमकी, बात तो सुनी नहीं, उल्टा कूदने को बोल रहा है। अब क्या करूं, एक बार फिर से बोलती हूं, शायद मुझे फिर से रोक ले। सोचकर उसने अबीर को उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली, मिष्टी, मैं सच बोल रही हूं, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अबीर उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता है। अबीर, हाँ तो कूद जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे या फिर तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आराम से कूद जाओ। अबीर की बात सुनकर मिष्टी के माथे पर पसीना चमकने लगा। मिष्टी मन ही मन, नहीं नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, प्लीज़ बचा लो मुझे। एक बार बोल दो कि तुम मेरी बात सुनोगे, और मुझे भी क्या ज़रूरत थी ये बोलने की कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी प्यारी जान, वैसे तो हमेशा कहता है तुम मेरी जान हो, और जब अपनी जान को बचाने की बारी आई तो कुछ बोल ही नहीं रहा, उल्टा मेरे मजे ले रहा है। कूदने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जाकर पास से देखती हूँ। सोचकर वो ब्रिज के पास जाने लगी। वही अबीर को लगा कि मिष्टी सच में उस ब्रिज से कूदने जा रही है। सोचकर ही उसका दिल बैठने लगा। वो जल्दी से मिष्टी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगा। वही मिष्टी ब्रिज के किनारे आ गई, जिसके किनारे बहुत गहरा पानी था। वही अबीर भागते हुए मिष्टी के पास आ रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, कहीं मिष्टी को कुछ हो ना जाए, और साथ ही उसे मिष्टी की बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था। वही मिष्टी ने कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब उसके पास कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और हिम्मत करके कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह कोई और नहीं अबीर था। मिष्टी ने अपना चेहरा उठाकर अबीर को देखा, जो गुस्से में उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। यहाँ देखकर वो डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, मिष्टी, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर क्यों बचाया मुझे? पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अबीर ने अपने गुस्से के चलते मिष्टी को थप्पड़ मार दिया था। वो अपने गाल पर हाथ रखकर अबी को देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। वही मिष्टी का पूरा गाल लाल हो गया था और उसके गाल पर अबीर की 5 उंगलियां छप गई थी, लेकिन अबीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसके कसकर मिष्टी के कंधों को पकड़ा और उसे झकझोरते हुए बोला, अबीर, पागल हो गई थी तुम? क्या करने जा रही थी, तुम्हें अंदाजा भी है? उसकी बातों में उसके गुस्से के साथ साथ उसका प्यार और उसकी फिक्र भी झलक रही थी। वही मिष्टी को उसका थप्पड़ मारना बुरा नहीं लगा, बल्कि थप्पड़ खाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अबीर के गले से लग गई।
मिष्टी, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी फिक्र भी करते हो। अबीर ने कुछ नहीं कहा तो मिष्टी उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मिष्टी, अभी भी नाराज हो? ट्रस्ट मी अबीर, जैसा तुम बोल रहे थे मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट जब मुझे पता चला मेरी एंगेजमेंट रिंग खोने के बारे में मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने रिंग हर जगह ढूंढी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं पता तुम्हें वो रिंग कहाँ मिली, लेकिन आई प्रॉमिस मैंने रिंग डस्टबिन में नहीं डाली। डालना तो बहुत दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिष्टी की बात सुनकर अबीर गुस्से में उसे ताना मारते हुए बोलता है। अबीर, इसका मतलब रिंग तुम्हारे हाथों में बोर हो गई होगी इसीलिए खुद ही डस्टबिन में जाकर गिर गई। गुस्से में, आई लुक सो स्टूपिड टू यू दैट आई बिलीव योर लाइज। अबीर की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। अबीर, मुझे सच में नहीं पता मेरी रिंग डस्टबिन में कैसे गिरी। हाँ मानती हूं मैं शुरू में इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत बार तुमसे कहा भी था और तुम्हें हर्ट भी किया, लेकिन बिलीव मी अब मैं पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं पूरे मन से तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अबीर के दिल को सुकून मिला, लेकिन पिछली बातों को याद करके उसका सुकून 1 मिनट में गायब हो गया। अबीर, और यह बात आज तुम्हें रियलाइज हुई क्यों? इसीलिए अब अगर तुम्हारा ड्रामा बंद हो गया हो तो चलो, तुम्हारे ड्रामे के चक्कर में हम काफ़ी लेट हो गए हैं। बोलकर जैसे ही उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तभी उसे अपने पीछे से मिष्टी की आवाज़ सुनाई दी। मिष्टी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू अबीर।